Hello students, uh, in our previous lecture we talked on Khushwant Singh's grandmother, how she looked, how she behaved with him, how lovely and young and pretty once in her time, and how they saw less of each other when he went to the city, or when they went to the city. They were called to the city when his parents were settled there. Now he started going to an English school in a motor bus, and the grandmother fed the dogs in villages, but this was stopped this time, and she started feeding sparrows who came and sat in their courtyard. And after that, the author Khushwant Singh went to university for further studies. He was given his own room, but the common link of friendship, means friendship between him and his grandmother, it was broken, it was snapped. Now grandmother also accepted her separation or loneliness with acceptance, with resignation. Okay, she started spinning wheel, she started spinning the yarn from the spinning wheel, and she stopped talking to anyone anymore. Now from sunrise to sunset, she sat before the spinning wheel and reciting prayer, she spun the yarn. Only in the afternoon, what she did, she relaxed for a while to feed the sparrows. She sat in the veranda, breaking the bread into little bits, and there hundreds of little birds came collected around her. Some perched on her legs, some perched on her head, even on her shoulder, and made the bedlam of chirpings. Bedlam means noise of chirpings. बेटा इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंडमदर को यहाँ डिफ़ाइन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, कि वो बताते हैं कि एक समय में उनकी ग्रैंडमदर काफ़ी यंग ब्यूटीफुल रही थी. उसके हिसाब से उनके जो ग्रैंडफादर थे वो उतने यंग नहीं थे, और ऐसा लगता नहीं था कि वो उनके हस्बैंड रहे होंगे कभी. तो ऐसा ये ऑथर को लगता था. क्यों लगता था? क्योंकि वो उनकी पोर्ट्रेट देख के ऐसा एज्यूम नहीं कर पाता था. अब यहाँ जो ग्रैंडमदर थी काफ़ी अच्छी थी, और ऑथर के साथ इनका कुछ एक अलग ही अटैचमेंट था, जैसा कि होता है दादी माओं का अपने नाती और पोतों से, वैसा ही एक अटैचमेंट था. बचपन में जब स्कूल जाते तो उनको ये तैयार किया करती थी. क्यों? क्योंकि इनके पेरेंट्स जो थे वो अपने सेटल होने के लिए सिटी में जा चुके थे. बाद में वो वहाँ सेटल होते हैं, और उन्होंने दादी को और ऑथर को, यानी अपने बेटे को भी वहाँ बुला लिया. अब जो इनका कोऑर्डिनेशन था, फ्रेंडशिप जो थी, अब ये कम होने लगी. ठीक है, इनकी जो लिंकिंग थी दोनों की, दादी और पोते की. पहले स्कूल साथ में जाना, दादी माँ वहाँ बैठा करती, जो बाजू में उनके स्कूल के ही जस्ट लगा हुआ एडजॉइनिंग मंदिर था, वहाँ पर जब तक ये अपनी पढ़ाई करते, प्रेयर करते छोटे थे, तो तब तक दादी माँ वहाँ रहती, और फिर वो साथ में ही दोनों वापस आया करते थे. तो उनके बीच बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी. फिर धीरे धीरे बड़े होते गए, और पेरेंट्स वहाँ जब सेटल हुए तो उन्होंने इनको बुलवा लिया. अब बुलवाने के बाद ये किसी इंग्लिश स्कूल में यहाँ उनको एडमिशन कराया गया. तो अब दादी माँ उनको स्कूल छोड़ने भी नहीं जाती. ठीक है, रास्ते में जो विलेज में वो अपने ओल्ड डॉग्स को फीड करती थी, वो भी बंद हो गया. अब ये एक इनका नया काम शुरू हुआ कि उनके जो आंगन था, उस आंगन में बहुत सी चिड़ियाएँ आती थी. तो वो चिड़ियाओं को ब्रेड के टुकड़े कर करके दिया करती थी, रोटी के टुकड़े दिया करती थी. तो बहुत सी चिड़ियाएँ वहाँ आया करती थी.
अब ऑथर यूनिवर्सिटी पढ़ने जाते हैं, वहाँ उनको खुद का रूम मिलता है। तो अब जो ये दादी के साथ एक रूम में रहा करते थे, अब ये लिंक भी टूट चुकी थी। अब दादी एक ही काम करती, जो चरखा होता है, स्पिनिंग व्हील होता है, उसमें बस चरखे में सूत काटने का काम किया करती और बस हर समय प्रेयर बुदबुदाया करती। तो प्रेयर बोलने का काम तो इनका पहले से ही था, प्रेयर तो हर समय बोला करती थी वो, और ये काम अब ज़्यादा हो गया। सुबह से लेकर शाम तक बस ये चरखे में सूत काटती रहती है ना, स्पिनिंग व्हील में यान वो करती रहती, तैयार करती रहती। अब थोड़ी देर के लिए वो रिलैक्स करती, कब? जब वो चिड़ियाओं को दोपहर के समय उनको दाना डालने का समय होता, बस वही उनका सबसे खुशनुमा समय होता, दिन भर का हैप्पीएस्ट मोमेंट होता, यहाँ पर ऑथर बताते हैं। नाउ फर्दर फ्रॉम देयर, व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, आई मीन्स हियर द ऑथर खुशवंत सिंह, when he decided to go abroad means to foreign land for further studies, he was sure his grandmother would be upset. इनको लगा था कि यदि मैं बाहर जाऊंगा, फॉरेन जाऊंगा, विदेश जाऊंगा पढ़ने के लिए, तो मेरी ग्रैंडमदर ज़रूर अपसेट हो जाएगी, मतलब वरीड हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, वहाँ मैं 5 साल रहने वाला था, है ना, 5 साल रह सकता था पढ़ाई के लिए। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, क्यों? क्योंकि अब उनकी दादी की उम्र काफ़ी हो चुकी थी, शी गॉट वेरी ओल्ड, सो वन कुड नॉट से व्हाट मे हैपन इन द फ्यूचर। ऐसी अवस्था थी, ऐसी उम्र थी कि वो इतनी बूढ़ी थी कि उनको कभी भी कुछ भी हो सकता था। होता है ना, बूढ़े लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब क्या हो जाएगा और कब इनका देहांत हो जाएगा, वैसे ही कुछ इनको भी लगता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, कोई नहीं कह सकता था उनके बारे में कि इनका फ्यूचर में कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्या हो जाए, लेकिन यहाँ ग्रैंड मदर बता सकती थी, ठीक है। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, जब ऑथर जा रहे थे तो शी डिड नॉट गेट इमोशनल। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट did not talk or show any emotion. There she did not express any emotion, any feeling that she was not feeling well as he was going abroad, nothing. Her lips moved in prayer. Still she was chanting prayers. Her mind was lost in prayer. उनका जो दिमाग था वो अभी भी प्रार्थना में ही था, प्रेयर्स में ही था। Her fingers were busy telling the beads of her rosary. रोज़री वो जो गार्लैंड होती है, तुलसी की माला या लकड़ी की गुटकों की माला, मनकों की, बीड्स की, वो अभी भी उनके हाथ में थी और वो बिजी थी कुछ मंत्र बोलने में। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, नाउ शी किस्ड हिज फोरहेड, ऑथर्स फोरहेड। बच्चा अब जा रहा है तो बच्चे को माथे पे प्यार करती है। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट, और जब मैं वहाँ से निकला जहाँ जाने के लिए, ऑथर बोलते हैं, आई चेरिश्ड मतलब फेल्ट, आई फेल्ट द मॉइस्ट इम्प्रिंट, इम्प्रिंट मतलब साइन। अब माथे पे यहाँ पर जब उनको प्यार किया तो उसका वो जो हल्का सा नमी सा वो जो इम्प्रिंट था, साइन था, बस उनको वो महसूस हुआ, बाकी कुछ महसूस नहीं हुआ। एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, शायद वो फिज़िकल कांटेक्ट का हमारा लास्ट साइन था कि जब दादी माँ ने मुझे ऐसे माथे पर प्यार किया था। बट दैट वॉज नॉट सो, इनको ऐसा लगा कि कहीं ये आखिरी तो इनका लव अफेक्शन शो करने का तो नहीं है। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं 5 साल के लिए जा रहा हूँ तो मैं वापस आऊँ तो ये मिलती भी हैं या नहीं, क्यों? क्योंकि उनकी एज ही इतनी हो चुकी थी कि ये भी हो सकता था कि ये वहाँ जाते और उन 5 साल के बीच में ये कहीं एक्सपायर हो जाती, पास अवे हो जाती। तो यहाँ बोलते हैं कि यही शायद मुझे ऐसा लगा फिज़िकल कांटेक्ट लास्ट हो, बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, मैं 5 साल बाद वापस आया, तब भी मैंने उनसे मुलाकात की, वो स्टेशन पे मुझे लेने आई इतनी बूढ़ी होने के बावजूद। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी और ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी, मतलब वो जैसे बूढ़ी देखते आ रहे वैसी ही बूढ़ी उनको लगी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी वो कुछ ज़्यादा नहीं बोली। एंड व्हाइल शी क्लैस्प्ड मी, क्लैस्प्ड मीन्स हेल्ड टाइटली,
जब उन्होंने मुझे अपने आर्म्स में क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स, जब उन्होंने मुझे अपने बाहों में जकड़ा, लाड़ करने के लिए बच्चे को जैसा रख लेते हैं। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, स्टिल शी वॉज रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, अभी भी वो प्रेयर ही कर रही थी दादी माँ। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे आने के, जैसे वो लौट कर आए तो बोलते हैं कि मेरे आने के फर्स्ट डे पर भी हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज होम शी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्रिवलस रिव्यूज। मतलब पोता आया है तो वो बहुत खुशी की बात होनी चाहिए, बट स्टिल द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स फॉर हर वर, क्या थे उनके लिए सबसे खुशी वाले क्षण, विद हर स्पैरोज, वही चिड़ियाओं के साथ जो वो बिताती थी, उनको फीड करते समय उनको जो ब्रेड क्रम्स या रोटी के टुकड़े डाला करती थी। शी फेड लॉन्गर, जो बहुत समय से वो करती आ रही थी जब से ये सिटी में सेटल हुए थे। विथ फ्रिवलस रिब्यूक्स, फ्रिवलस मतलब लाइट, हल्की फुल्की, रिब्यूक्स मतलब स्कोल्डिंग्स, डांट, मतलब चिड़ियाओं को हल्की फुल्की हुश हटो, है ना, इस टाइप से जो डांटती, हल्की फुल्की डांट के साथ वो जो चिड़ियाओं को होता है ना, हम लोग को भी कभी ऐसे ही कोई पशु जीव जंतु बहुत ज़्यादा अपने को आके इरिटेट करे या बहुत ज़्यादा अपने पास आए तो अपन थोड़ा सा उसको हटाते हैं हल्की फुल्की डांट के साथ, लेकिन वो डांट एक्चुअल डांट नहीं होती है, दिल से नहीं डांटते हैं, उनको सिर्फ हटाने के लिए। तो यहाँ वैसे ही वो फ्रिवोलस रिब्यूक के साथ उनको फीड किया करती, उन चिड़ियाओं को दाना डाला करती। ये उनका अभी भी हैप्पीएस्ट मोमेंट था। ठीक है, वो पोता आया उससे भी ज़्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम के समय उन्होंने देखा कि कुछ चेंजेस लगे दादी माँ में। शी डिड नॉट प्रे, आज उन्होंने शाम को प्रे नहीं किया, प्रेयर नहीं की। शी कलेक्टेड द विमेन ऑफ द नेबरहुड, शी गैदर्ड द विमेन ऑफ नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम, ड्रम जो एक ड्रम होता है बजाने के लिए, जिसको ढोलक या ढोल बोलते हैं, एंड स्टार्टेड टू सिंग। अब उस शाम उन्होंने सिंग किया, मतलब पहली बार ड्रम लिया, ढोलक ली और गाना शुरू किया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। शी थम्ड द सैगिंग, थम्ड मतलब बीट विद हैंड्स, वो ऐसे बजाते हैं ढोलक को हाथ से जो थाप दे के, तो शी थम्ड द सैगिंग, सैगिंग मीन्स हैंगिंग डाउन, सैगिंग हैंगिंग डाउन, सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम means hanging down skins of dilapidated, dilapidated means worn out, falling to pieces, जो एकदम टूटने की अवस्था में हो, जीर्ण शीर्ण हो चुका हो। ठीक है, कि अब टूट गया या तब टूट गया, इस टाइप का dilapidated ड्रम। dilapidated means falling to pieces, ड्रम मीन्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो वो जो ढोलक बजा रही थी, वो ढोलक कैसी थी कि ये अब गई कि तब गई। ठीक है, और उसका जो वो चमड़ा था वो भी ऐसे लटकता हुआ सा था, वो जो ढोलक का चमड़ा होता है जिसपे अपन थाप देते हैं, थम करते हैं। एंड सैंक ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, वो होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, वॉरियर्स मतलब फाइटर्स, जैसे कि योद्धा लोग वापस आते हैं, ठीक है, युद्ध करके, है ना, तो व्हेन दे कम बैक टू देयर कंट्री और टू देयर होम, तो हम देखते हैं कि घर की औरतें खुशी में ढोल बजाती हैं, है ना, गीत गाती हैं उनके ऑनर में, उनके सम्मान में। बस उसी टाइप से यहाँ पर वो ग्रैंड मदर ने किया था। अब ये आए थे, उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट चिड़ियाओं के ही साथ था, लेकिन फिर भी शाम को उन्होंने देखा एक चेंज अपनी दादी माँ में कि उन्होंने ली ढोलक और गीत गाना शुरू कर दिया। वो ढोलक भी बहुत ही टूटी फूटी अवस्था में थी। तो जिस तरह से होम कमिंग वॉरियर्स के होम कमिंग पे गाया जाता है गीत, वैसे गीत उन्होंने गाए। किसके लिए गाए? ऑथर के लिए। क्यों? क्योंकि वो 5 साल बाद आए थे। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप, मीन्स वी हैड टू कन्विंस हर टू स्टॉप। हमको उनको मनाना पड़ा कि भाई अब बस करो, इतना मत बजाओ, उम्र नहीं थी उनकी। टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग मतलब टायर्डनेस। ठीक है, तो इतना मत अपने आप को थकाओ, उम्र नहीं इतना गाने की, आपकी इतनी सिंगिंग की, इतना ढोल बजाने की। तो होता है बूढ़े लोग जल्दी थक जाते हैं, तो यहाँ उनको मना किया गया। इन्होंने बहुत सबने मना किया, उनको मनाया कि भाई अब बस करो, अब मत गाओ। That was the first time since I had known her that she did not pray.
पहला समय था, फर्स्ट टाइम था कि यहाँ ऑथर को ऐसा महसूस हुआ कि उस दिन उन्होंने प्रेयर नहीं की. फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ शी डिड नॉट प्रे. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. अगली सुबह वो बीमार हो गई. इट वॉज माइल्ड फीवर. उम्र थी बेटा, और उम्र के हिसाब से उन्होंने काफ़ी एक्सर्शन लिया प्रीवियस इवनिंग को, दिन भर मतलब. इट वॉज माइल्ड फीवर, लाइट फीवर था उनको. एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो. डॉक्टर ने बताया कि ये चला जाएगा, बुखार हल्का फुल्का है. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. लेकिन मेरी ग्रैंड मदर की सोच अलग थी, वो अलग सोच रही थी. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. शी टोल्ड author and his family that her end was near. She said that since only a few hours before the close of the chapter of her life, अब चूँकि उनके लाइफ के अंतिम अध्याय के कुछ ही समय, कुछ ही क्षण बाकी हैं, only a few hours, कुछ घंटे बाकी हैं, before the close of the last chapter of her life, उनके जीवन का जो आखिरी अध्याय अब समाप्त होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं. शी हैड ओमिटेड टू प्रे. वो कहती हैं कि मैं प्रे करना कैसे भूल गई. शी हैड फॉरगॉटन टू प्रे. अब मेरा अंतिम समय आ रहा है तो मैं प्रे नहीं कर रही हूँ. पूरे ज़िंदगी भर मैंने प्रे किया, भगवान की आराधना की, और लास्ट टाइम में मैं प्रे नहीं कर रही. शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस. तो उन्होंने कहा कि अब मैं तुम लोग से कोई बात नहीं करूँगी. मीन्स शी डिसाइडेड टू प्रे ओनली. ओके, शी डिड नॉट वांट टू टॉक टू एनीवन. वी प्रोटेस्टेड. हमने विरोध किया, ये बोलते हैं ऑथर खुशवंत सिंह की. वी प्रोटेस्टेड, वी अपोज्ड, बट शी इग्नोर्ड. शी डिड नॉट केयर फॉर अवर प्रोटेस्ट. इग्नोर्ड मतलब डिड नॉट केयर फॉर. शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट. शी ले पीसफुली in bed praying and telling her beads. telling her beads मतलब वो जो माला फिरा के मंत्र बोलते हैं उसको बोलते हैं telling her beads. तो यहाँ वह बिस्तर पे आराम से शांति के साथ लेट गई और वो माला फिराते हुए कुछ प्रेयर, कुछ मंत्र फिर से उन्होंने बोलना शुरू किया, जो उन्होंने स्टॉप कर दिया था कल से. Even before we could suspect, even before we could doubt, इससे पहले कि हम कुछ शंका कर पाते, her lips stopped moving. वो प्रेयर बोलते बोलते उनके होंठ बंद हो गए. She stopped moving, her lips stopped moving, and the rosary fell from her lifeless fingers. It means she died. वो मर गई, गुजर गई. वो उनके हाथ से वो जो माला कर रही थी, फिरा रही थी, भगवान का नाम ले रही थी या जो भी मंत्र बोल रही थी, वो उनके हाथ से गिर गई. लाइफलेस फिंगर्स मतलब वो जो निर्जीव उंगलियां होती हैं जिसमें जान नहीं होती, मतलब जो व्यक्ति पास अवे हो जाता है तो उसका पूरा शरीर जैसे निष्प्राण हो जाता है. अ पीसफुल पैलर स्प्रेड. पैलर मीन्स लाइफलेसनेस. ए पीसफुल, एक बिल्कुल निर्जीव शांति. पीसफुल पैलर, पैलर मीन्स लाइफलेसनेस, स्प्रेड ऑन हर फेस. उनके चेहरे पे एक अलग सी शांति जिसमें कोई जान नहीं, प्राण नहीं, ऐसी शांति स्प्रेड हो गई ऑन हर फेस. एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड. और हमें समझ गया कि अब ये गुजर चुकी हैं, अब ये नहीं रही. वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड. हमने उनको बेड से नीचे उतारा. एंड एज कस्टमरी, एज इस कस्टमरी मीन्स अकॉर्डिंग टू द कस्टम. होते हैं लास्ट के हमारे कुछ रिचुअल्स होते हैं, अंतिम संस्कार जिसको बोला जाता है, तो लास्ट की कस्टमरी के अकॉर्डिंग लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद द रेड श्राउड. उनको हमने ज़मीन पर लिटाया. ऐसा होता है, हर घर में होता है कि यदि कोई पलंग पे है और उनके देहावसान हो जाता है, ठीक है, वो उनकी डेथ हो जाती है, तो उनको फिर ज़मीन पे लिटाया जाता है, एक रिवाज होता है. और फिर उसको हमने उनके बॉडी को कवर कर दिया एक रेड श्राउड से. श्राउड्स मीन्स अ कवरिंग फॉर द डेड बॉडी, जिसको कफन बोला जाता है, ठीक है, उससे हमने उनको ढक दिया रेड कलर के. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, अब कुछ घंटों तक हमको बहुत दुख हुआ, शोक हमने व्यक्त किया. होता है कोई अपना बहुत बिलव्ड जो है एक्सपायर हो जाए, सॉरी पास अवे हो जाए, तो तकलीफ़ होती है, बहुत हम लोग रोते हैं. तो आफ्टर अ फ्यू आवर्स मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल.
हमने उनको अकेला छोड़ दिया और हम उनके अंतिम संस्कार की तैयारी में लग गए। वी स्टार्टेड मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। फ्यूनरल मीन्स बर्निंग ऑफ द डेड बॉडी और लास्ट रिचुअल ऑफ द डेड बॉडी। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर। शाम को हम उनके रूम में गए विद अ क्रूड, क्रूड मीन्स सिंपल, स्ट्रेचर, स्ट्रेचर मीन्स वुडन फॉर्म फॉर कैरिंग समथिंग, पर्सन और वॉट एवर और डेड बॉडी। So we with a simple stretcher to take her to be cremated, ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके, उनके जो बॉडी है उसको जलाया जा सके, उसके लिए हमने एक स्ट्रेचर मंगवाया, स्ट्रेचर लेके गए वहाँ। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम। शाम का समय था, सूर्य डूब रहा था, ठीक है। तो यहाँ द सन वॉज सेटिंग एंड इन हर रूम देर वॉज अ रेड लाइट ऑफ द सेटिंग सन एंड वेरांडा ऑल्सो विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। ब्लेज मीन्स ग्लो, ब्लेज मीन्स ग्लो, ग्लो ऑफ गोल्डन लाइट। जैसे सूर्य जब अस्त होता है, डूबता है, तो उस समय जो एक सुनहरा सा प्रकाश, रेडिश टाइप के कलर का प्रकाश जो होता है, वो वरांडा में और उनके रूम में पहुँच रहा था। सीन समझाया जा रहा है यहाँ पर। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड। अब कोर्ट यार्ड में, आंगन में आधे रास्ते पे हम रुक गए उनकी बॉडी को लेकर आकर। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम, राइट अप टू, पूरे बरामदे में, वरांडा में और वहाँ उसके रूम में, दादी माँ के रूम में, जहाँ हमने उनको लिटाया था, राइट अप टू वेयर शी ले डेड, जहाँ वो गुजरी थी, वो रूम से लेकर वरांडा तक। एंड स्टिल रैप्ड इन द रेड श्राउड, स्टिफ रैप, स्टिफ मीन्स हार्ड, रैप्ड मीन्स कवर्ड, शी वॉज कवर्ड इन strictly, roughly, hardly covered in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. वरांडा से लेके उनके रूम तक पूरी चिड़ियाएँ बैठी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो, हजारों की संख्या में चिड़ियाएँ पूरी वहाँ बैठी हुई थी फ्लोर पे, फर्श पे। देयर वॉज नो चर्पिंग, बिल्कुल शांत थी वो। देखो बेटा, बताते हुए मुझे भी मेरे गूज बम्प हो रहे हैं। कोई चर्पिंग नहीं, बिल्कुल। वो शायद वो भी समझ गई थी कि अब दादी माँ नहीं रही, तो वो भी बिल्कुल शांत थी। सैकड़ों चिड़ियाएँ बेटा एक भी नहीं बोल रही, एक भी चींची नहीं कर रही, चर्पिंग नहीं कर रही। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हम लोगों को बर्ड्स के लिए दुख हुआ, अफसोस हुआ। एंड माई मदर फेच्ड मीन्स ब्रॉट सम ब्रेड फॉर देम। अब इनकी मदर ने कुछ रोटी के टुकड़े लेकर आई, ब्रेड के। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उनको बारीक बारीक पीसेस में किया। क्रम्स मीन्स पीसेस। शी ब्रोक दोज पीसेस ऑफ ब्रेड इनटू वेरी स्मॉल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे मेरी ग्रैंड मदर किया करती थी, वैसे ही मेरी मदर ने उनका बोरे बारीक बारीक टुकड़े किए। चिड़ियाओं को डालने के लिए बहुत छोटे छोटे टुकड़े देने पड़ते हैं ना, वैसे ही। शी एंड थ्रू इट टू देम, और वो चिड़ियाओं की तरफ थ्रो किया, फेंका। उनको ऐसा लगा कि चिड़ियाएँ भूखी बैठी हैं, आवाज़ नहीं कर रही हैं, तो इन लोग को बड़ा दुख हुआ कि ये बेचारी भूखी प्यासी, दादी माँ रहती तो सब देती खाने को, तो शायद उसी इसमें आई होंगी, तो इन्होंने उनको खाने के लिए वो पीसेस दिए रोटी के। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, बट स्पैरोज डिडंट केयर फॉर दोज पीसेस, वो जो रोटी के टुकड़े थे उसकी तरफ उन्होंने देखा भी नहीं। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, जब हम अपनी ग्रैंडमदर की बॉडी को लेकर जाने लगे वहाँ पर सिमेट्री में क्रीमेशन के लिए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो चिड़ियाएँ पूरी चुपचाप उड़ गई। उन्होंने रोटी के टुकड़े खाए भी नहीं। मतलब यहाँ ये बताया जा रहा है कि देखिए बेटा, मूक प्राणियों में भी सिंपैथी होती है, मूक प्राणियों में भी फीलिंग्स होती हैं। अब उन लोगों ने यहाँ पर, वो चिड़ियाओं ने उनकी मदर के द्वारा डाले हुए पीसेस को देखा नहीं और खाया भी नहीं, और वो चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह वो पूरे रोटी के टुकड़े जो थे वो डस्टबिन में स्वीपर ने आकर झाड़ू से उठाया और डस्टबिन में डाल दिया। मतलब यहाँ पर वो दादी माँ इतनी अच्छी थी कि
जीवित व्यक्ति तो जीवित व्यक्ति, वो मूक प्राणी भी उनसे कितना लगाव रखते थे, कितना प्यार करते थे। उसके बाद वो उड़ भी गई। तो बेटा यहाँ आई होप दैट यू अंडरस्टूड द होल चैप्टर, कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यदि नहीं समझा होगा बेटा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आई है। अब इसके रहे क्वेश्चन आंसर्स। सो possibly I shall send you the PDF, okay, all the students, and you will write those answers in your notebook. First of all, you search these answers and try to write all these answers in your notebook. Afterwards, I shall send you the PDF, okay. Now here, see, understanding the text, in that 5 questions are given, okay. So, as per your understanding the text, you will have to elaborate all these answers, all these questions answers. Next is talking about the text. So, this is your maybe speaking skill. Talk to your partner about the following. These also you are to do in your notebook. Then thinking about the language, this is also you are to do. Working with the words, this is your homework. Working with the words. All these 1, 2, 3 are homework. Okay. Now we shall finish this today. In our next lecture, we shall start our second chapter, that is a poem by Shirley Tolson, A Photograph. Okay. So till then, bye. Have a nice day, beta.